Brought to you by ITIL. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 2003 आपको याद होगा, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट किया और फिर उसी सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया। तब अमेरिका ने दुनिया के सामने यह दलील दी थी कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्टिव वेपन है, मतलब उससे बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सकती है। इसके बाद अब इराक पर अमेरिका की कठपुतली सरकार है। 23-24 साल तो हो गए अब इस बात को, जब सद्दाम हुसैन की मौत हुई, फांसी पर चढ़ाया गया, खुद अमेरिकी फोर्सेस इराक की सरजमीन पर है, वहाँ उसकी कठपुतली सरकार है। लेकिन आज तक वो मास डिस्ट्रक्टिव वेपन इराक के अंदर से मिला ही नहीं। मिलता भी कैसे, कभी था ही नहीं। बस एक बहाना चाहिए था तेल पर कब्जा करने के लिए, और अमेरिका ने उसी बहाने को इस्तेमाल कर सद्दाम हुसैन, जो अमेरिका को कच्चा तेल का पूरा शुद्धिकरण करने की इजाज़त देने से जैसे अरब देश मना कर दिया, तो वो दुश्मन। उसके बाद अब अमेरिका ईरान पर लगातार ये कहता रहा कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, और इजराइल कान भरता रहा। लास्ट ईयर जून में अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, 9 परमाणु ठिकानों में से जो सबसे बड़े बड़े हैं। लेकिन हुआ कुछ नहीं। बमबारी से वो मलबे के नीचे सारे यूरेनियम, जिसको एनरिच करके यानी शुद्ध करके आप 90% तक उसको अगर आप प्योर कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, तो आप उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। वो मलबे के नीचे दबा हुआ है। आज की जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है। 18 दिन हो गए जंग को। अमेरिका को पता है कि ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया, सोचा भी नहीं था ईरान इतना ताकतवर निकलेगा, इतनी ताकत के साथ लड़ेगा। अब भी लगातार मिसाइल सब मार रहा है। हालांकि वहाँ के सुप्रीम लीडर, वहाँ के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कोर्ट के जो मेन अब कमांडर इन चीफ, उनकी भी मौत की खबर आ गई। लेकिन ईरान पलटवार कर रहा है, अभी भी लगातार मिसाइल दाग रहा है। तब जो रिपोर्ट आई है, जो आज की कहानी है, वो ये है कि अमेरिका एक ऐसे स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है जो शायद इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। तो आज की कहानी इतिहास के उस सबसे बड़े स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन की कहानी है। ये वो ऑपरेशन है जिसको एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारने या पकड़ने के लिए अमेरिका ने चलाया था, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। मतलब ऐसा इससे पहले कोई ऑपरेशन हुआ नहीं है। क्यों? इस ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है और ये ऑपरेशन है क्या? तो एक रिपोर्ट के मुताबिक हर जगह ये पब्लिश भी है, इसको द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी छापा है। रिपोर्ट ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि बार बार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाने की बजाय क्यों ना ईरान में जो अभी भी यूरेनियम है, उसको सीधे वहाँ से जब्त कर और अपने साथ उठाकर अमेरिका ले जाया जाए। और इसी यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन की प्लानिंग और तैयारी चल रही है। ये ऑपरेशन कैसे होगा? एक दूसरे देश की सरजमीन पर घुसकर, और वहाँ क्या क्या होगा वो बताऊं उससे पहले आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि जब लास्ट ईयर जून में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की, उस बमबारी के बाद एक रिपोर्ट आई कि ईरान के पास उस वक्त जून 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, 440 kg यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम, जो 60% तक शुद्ध हो चुका था, वो ईरान के पास है। 440 किलोग्राम यूरेनियम। एक यूरेनियम को अगर 90% तक आप शुद्ध कर देते हैं, प्रोसेस होता है, और वो एनरिच हो गया 90%, तो फिर आप उससे न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, बॉम्ब बना सकते हैं, एटम बॉम्ब बना सकते हैं। तो 60% ईरान एनरिच कर चुका था। अब बात सिर्फ 30% की थी, यानी एक कदम की दूरी पर था और वो न्यूक्लियर वेपन बना लेता। ये रिपोर्ट थी अमेरिका की। अब इन 440 किलो यूरेनियम से उस वक्त ईरान करीब 10
एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता था इन 440 केजी यूरेनियम से। तो ये रिपोर्ट आई जब जून में हमला हो चुका। दूसरी रिपोर्ट ये थी कि ईरान के पास इसके अलावा 440 केजी यूरेनियम के अलावा 200 केजी यूरेनियम ऐसा है जो 20% एनरिच हो चुका है, 20% शुद्ध हो चुका है। लेकिन ये 200 केजी यूरेनियम ईरानी हुक्मरानों, ईरानी सरकार के कब्जे में अलग से कहीं रखा हुआ है और उसको और एनरिच करने का प्रोसेस आगे होने वाला था। तो कुल मिलाकर 440 और 200 अराउंड 440 केजी यूरेनियम। तो ये जून में रिपोर्ट आई। उसके बाद से ही अब अमेरिका को ये था कि इसको बर्बाद करना है। 28 फरवरी को जंग भी शुरू हो गई, 18 दिन बीत चुके हैं, न्यूक्लियर साइट पर बमबारी भी की। लेकिन फिर अमेरिका को एहसास हुआ कि ईरान ने असल में अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो यूरेनियम का भंडार जमा कर रहा है वो ऐसी जगह पर, ऐसी ऐसी सुरंगों में है जहाँ तक इस बमबारी का कोई असर नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि इजराइल का हमला हो या पिछले साल जून का हमला हो या पिछले 18 दिनों में हमले हों, यूरेनियम को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अब अमेरिका परेशान कि जंग भी है, ईरान से वैसे ही उलझ कर मुश्किल भी आ रही है, पलटवार भी हो रहा है और ईरान अब भी डटा हुआ है, लड़ रहा है। और जो मेन मकसद है ईरान को यूरेनियम से दूर रखना, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाए? तो उसी के बाद अमेरिका इजराइल के बाद एक मीटिंग हुई इन दोनों के बीच और ये फैसला लिया गया कि एक ऑपरेशन चलाते हैं, एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन जो इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। इस ऑपरेशन में करीब 1000 आर्मी पर्सनल सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी, 1000। लेकिन ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं। अब इस ऑपरेशन को क्यों चलाएंगे और कैसे करेंगे और क्या करना है? तो ऑपरेशन का कुल लबुलवाब ये है कि अमेरिका ईरान के उन न्यूक्लियर साइट्स यानी परमाणु ठिकानों के बारे में सैटेलाइट से और बाकी जानकारी जुटा रहा है जहां पर ईरान का मैक्सिमम यूरेनियम का भंडार है। अब ये भंडार किसी टनल के अंदर है, कुछ उसी के बमबारी के बाद मलबे में दबे हुए हैं जिसे ईरान ने निकाला नहीं अभी तक। तो अब उन टनल में जाकर उस यूरेनियम को उठाना, अपने कब्जे में लेना और फिर उसे हवाई जहाज़ के रास्ते अमेरिका ले जाना, यह है इस ऑपरेशन का पहला फेज। अब कहने को तो बड़ा आसान है, लेकिन ये ऑपरेशन होगा कैसे? तो अमेरिका की अब तक की जो रिपोर्ट्स आई है उसमें यह है कि जो 440 किलो यूरेनियम है, इसका आधा, हाफ यानी 220 केजी शुद्ध यूरेनियम, 60% जो एनरिच हो चुका है, वो उनके एक सबसे बड़े न्यूक्लियर साइट जो है इस्फहान, उस इस्फहान में एक इलाका है, उसका नाम है पिकेक्स माउंटेन। इस पिकेक्स माउंटेन पहाड़ी इलाके के करीब एक सुरंग है जो ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक है और उसी सुरंग में ये 220 केजी यूरेनियम रखा हुआ है। ये एक साइट है। दूसरा उन्होंने ये जो पता किया है वो ये कि इसके अलावा एक फोर्दो जो उनका न्यूक्लियर साइट है वहाँ पर, और एक नतांज भी बहुत बड़ा न्यूक्लियर साइट है ईरान का। तो ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर उन्हें ये लगता है, जो उनकी रिपोर्ट है, कि शायद सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूरेनियम का भंडार ईरान ने छुपा कर रखा है या मलबे के नीचे दबा हुआ है। अब इन 3 जगहों से उन्हें यूरेनियम निकालना, अपने कब्जे में करना है और फिर अमेरिका ले जाना है। अब यहाँ पर जो दुश्वारियाँ आएंगी इस ऑपरेशन में, उसका भी पूरी रिपोर्ट में जिक्र है। वो ये है कि जो पिकेक्स माउंटेन यानी कि इस्फहान के पास सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार ज़मीन के अंदर सुरंग में है, उससे निकलने का एक बड़ा संकरा सा रास्ता है, छोटा सा रास्ता है। अब उस छोटे से रास्ते से उन कंटेनर को बाहर निकालना है जिसमें यूरेनियम रखा हुआ है। अब वहाँ तक कैसे पहुँचे, यूरेनियम को कैसे निकालें, और फिर उसको ये भी है कि आप सड़क के रास्ते लेके भाग नहीं सकते, ख़तरा है, रेडिएशन का ख़तरा है, उसके न्यूक्लियर के जो हवा को प्रदूषित करने का, बुरा असर होने का, जो इर्द गिर्द होंगे उसको नुकसान पहुँचने का इंसानों को। तो इस ऑपरेशन के लिए जो प्लानिंग एक ही सूरत में है वो ये कि यहाँ पर इन न्यूक्लियर साइट जहाँ जहाँ से ये ऑपरेशन को अंजाम देना है, वहाँ एक टेम्परेरी एयरपोर्ट होना चाहिए। अगर पहले से ईरान ने बनाया तो ठीक, और नहीं तो फिर टेम्परेरी एयरपोर्ट ये इस ऑपरेशन का हिस्सा होगा, ताकि उस यूरेनियम को निकाला जाए
और फिर उसे उस पास के ही टेम्पररी एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन में रखा जाए और लेके उड़ जाया जाए। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जब आप एक ऑपरेशन को, जैसे उसामा बिन लादेन का था, रात के अंधेरे में आपके जो स्पेशल उनकी कमांडो थे वो उतरते हैं उसामा बिन लादेन के घर पर, उसामा बिन लादेन के घर में जो लोग हैं गोली मारते हैं, लाश उठाते हैं और चौपर लेके उड़ जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप प्लेन से उतरे, घुसे, कंटेनर उठाया और लेकर उड़ गए, क्योंकि आपको सुरंग के अंदर कहाँ कहाँ कैसे क्या रखा हुआ है आपको एक तो पहले वो चेक करना है। दूसरा ये भी देखना है कि कहीं उससे रेडिएशन और बाकी चीज़ों का खतरा ना हो, और इन सब चीज़ों में घंटों लगेंगे। और टेम्परेरी एयरपोर्ट भी आप जाकर 10 मिनट में नहीं बनाएंगे। तो एक तो उस पूरे इलाके में आपका पहले कंट्रोल होना चाहिए कि ताकि खतरा ना हो। और ख़तरा ये है कि जब आप ईरान की सरजमीन पर अपने प्लेन को लैंड करेंगे, अब तक तो ऊपर से बम बरसा कर निकल जाते हैं, यहाँ आपको ज़मीन पर उतरना है और साथ ही आपके उस ज़मीन पर अमेरिकी सैनिकों को भी उतरना पड़ेगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब आप टेम्परेरी एयरपोर्ट बनाएंगे तो ईरान को इसकी जानकारी होगी, तो वो अपने ड्रोन से, अपने मिसाइल से हमला करेगा उस प्लेन पर भी जो अमेरिका से आएगा और उस एयरपोर्ट पर भी जो टेम्परेरी बनाया गया है। तो उन हमलों को रोकने के लिए ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर भी अमेरिकी सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये है। तो अब उस पूरे ग्राउंड पर ईरानी हमलों से कितने घंटे आप बच सकते हैं, घंटा दिन भी लग सकता है, तो उतने दिन तक आप क्या महफूज रह सकते हैं, ये है पहला। अब उसके लिए 1000 आपको ज़रूरत पड़ेगी सैनिकों की। उससे भी जो बड़ी दुश्वारी है वो ये कि ईरान पिछले 1 साल से अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले दर हमले झेल रहा है। उसे ये पता है कि न्यूक्लियर साइट्स के बारे में सैटेलाइट से लेकर अमेरिका सबको जानकारी है, और उसे ये भी पता है कि उसने अपने यूरेनियम को ज़मीन के अंदर सुरंग में रखा हुआ, कुछ मलबे के नीचे दबा हुआ, अभी निकाला नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी निकाल लेंगे। तो ईरान भी कोई अपनी, उसे पता है कि जब वो निशाने पर ही न्यूक्लियर साइट सबसे ज़्यादा है तो उसको बचाने के लिए भी बहुत कुछ करेगा। तो जो रिपोर्ट आई है इंटरनल ईरान के अंदर से, इसी रिपोर्ट में वो ये है कि ईरान ने भी बहुत एहतियात बरती। ईरान को पता है कि या तो इसे बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बर्बाद इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे जो न्यूक्लियर का रिएक्शन होगा वो आसपास के पूरे इलाके में फैलेगा, उससे तबाही होगी, तो अमेरिका के ऊपर सवाल उठेगा। तो बर्बाद करने के बजाय अमेरिका उसको जब्त करके अपने साथ ले जाना चाहेगा। तो ये जो यूरेनियम है उसकी रिपोर्ट थी कि ये कंटेनर के अंदर अलग अलग रखे जाते हैं, करीब आप मान के चलिए 600 kg के अराउंड अगर यूरेनियम है ईरान के पास, जिसमें 60% इनरिच या शुद्ध हो चुका है और बाकी 20%, तो आराम से ये कहते हैं कि अगर सिर्फ इस्फहान की हम बात करें जहाँ पे 220 kg यूरेनियम रखने की बात है, तो ये यूरेनियम कैसे रखा होगा? इसको कंटेनर में बड़ी हिफाजत के साथ छोटे छोटे, तो कम से कम 10 ऐसे कंटेनर होंगे 220 kg के लिए यूरेनियम के, जिसमें रखे होंगे। जो खबर है कि सुरंग की लंबाई चौड़ाई बहुत है। ईरान को पता है कि इस पर नज़र अमेरिका इजराइल की हमले करेगा और इसको जब्त भी करेगा। तो ईरान ने चालाकी ये की है, अकलमंदी भी कहेंगे इसे, कि उसने ऐसे तमाम गुफाओं में या सुरंगों में जहाँ यूरेनियम रखा है जो सिर्फ 10 कंटेनर में होगा, उसके इर्द गिर्द उसने कई सौ या कई हज़ार कंटेनर रख दिए और उन्हीं कंटेनर के बीच में ऐसे 10 कंटेनर डाल दिए सिर्फ इस्फहान में, जिसमें यूरेनियम है। अब अगर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस उस सुरंग तक पहुंच भी गए तो पहले अगर ये है कि सिर्फ 10 में रखा तो आप 10 उठा कर ले जाएंगे, लेकिन अली बाबा 40 चोर टाइप की कहानी है कि किस 40 ड्रम में से कौन में चोर है, कौन किस में नहीं है। तो अब यहाँ पर 10 ड्रम को ढूंढने के लिए अगर आप हज़ारों कंटेनर को ढूंढेंगे तो उसमें वक्त लगेगा, और यहाँ इस ऑपरेशन में वक्त की सबसे कमी होगी, क्योंकि आपको जल्दी उतरना है, उसको यूरेनियम को आपको जब्त करना और वापस उड़ना है। लेकिन अगर हज़ारों कंटेनर में से 10 ड्रम ढूंढेंगे एक साइट पर तो घंटों लगेंगे, और जितना वक्त लगेगा उतना ऑपरेशन चैलेंजिंग, और ईरान के लिए उतना आसान उन पर पलटवार करना। तो एक ये है। दूसरा अलग अलग जगहों पर है, तो अलग अलग जगहों पर एक साथ ऑपरेशन चलाना वो और भी टफ काम है, क्योंकि आप ईरान की हवा में नहीं बल्कि उसकी ज़मीन पर हैं, और ज़मीन पर करीब 10, 15 या 20 घंटे भी रुकना बिना किसी हमले के
मुश्किल है। लेकिन अमेरिका का ये मानना है कि यही एक तरीका है इसको जब्त कर लें। हालांकि एक दूसरी रिपोर्ट भी है कि अमेरिका इस पर भी गौर कर रहा है कि अगर हम इसको अपने साथ जब्त करके लाते हैं, इसमें जोखिम है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। तो जितने भी एटॉमिक के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि फिर दूसरी सूरत में ये है कि ऐसी जितनी भी गुफाएं या टनल या न्यूक्लियर साइट्स हैं, वहाँ जाकर उन यूरेनियम को ढूंढो और उन्हें पतला करो, और पतला करने के बाद उन्हें वहीं नष्ट कर दो। तो उसको उठाकर लाने की ज़रूरत नहीं है। पतला करने से यूरेनियम की जो शुद्धता है वो कम होगी और नष्ट आप कर देंगे, तो फिर वो परमाणु बम बनाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एक और जोखिम है, अगर आप पतला और नष्ट करते हैं और उसको करने के लिए आपके लोग वहाँ इर्द गिर्द मौजूद होंगे, और अगर उससे न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ तो जो इर्द गिर्द में जितने अमेरिकी सैनिक होंगे या एक्सपर्ट होंगे उनको नुकसान होगा, और फिर पूरे इलाके में भी उस तरीके से न्यूक्लियर का रिएक्शन फैलेगा और लोगों तक नुकसान होगा। और न्यूक्लियर के रेडिएशन या फिर रिएक्शन का क्या असर होता है, ये सब हम हिरोशिमा और जापान से देख चुके हैं, नागासाकी से, जहाँ आज भी लोग कोई ना कोई पुराने दर्द लेकर पैदा हो रहे हैं। तो इसीलिए वहीं ईरान की सरजमीन पर इस यूरेनियम को बर्बाद करना थोड़ा टफ होगा और रिस्की ज़्यादा होगा। लेकिन यह है कि ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि इतना शुद्ध ईरान यूरेनियम कर चुका है कि वो 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में या 1 साल के अंदर अंदर परमाणु बम बना सकता है। और इसीलिए अब उस यूरेनियम को ही जब्त कर लो, ताकि फिर उनके पास यूरेनियम जमा करने में, फिर उसको एनरिच करने में काफ़ी वक्त लगे। अब ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमबारी की हमला किया, उससे ठीक 2 दिन पहले 26 फरवरी को जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची मौजूद थे और अमेरिका की तरफ से वहाँ के मिडिल ईस्ट के दूत एक्स और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप के एक दामाद विटकॉफ, ये दोनों मौजूद थे। कहते हैं कि इस मीटिंग में इन्हीं फॉरेन मिनिस्टर ईरान के अराक्ची ने अमेरिका के सामने ये कहा था कि जो जून में हमला हुआ, बमबारी हुई न्यूक्लियर साइट्स पर, उनमें हमारे जो मेन न्यूक्लियर प्लांट्स थे जहाँ पे यूरेनियम रखा हुआ है, वो सब मलबे के नीचे दब गया और अभी भी दबा हुआ है, और हमारा फ़िलहाल उसे मलबे से बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम उस यूरेनियम पे कोई किसी से बात भी नहीं करेंगे। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको लगता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, तो उन्होंने अमेरिकी दोनों जो नुमाइंदे थे उनसे कहा कि हम इतना एनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम को जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। 90% अगर यूरेनियम को आप शुद्ध करते हैं तो आप परमाणु बम बना सकते हैं। मैक्सिमम ईरान के पास था 60। अराक्ची यानी कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर उस 26 फरवरी की मीटिंग में मान गए थे कि ठीक है, हम 60 से भी कम कर देंगे, इतना जिससे हम बिजली बनाने का काम में यूरेनियम का इस्तेमाल करें और बाकी मेडिकल फील्ड में और उसमें। लेकिन हम यूरेनियम को अपने देश से बाहर किसी को ले जाने नहीं देंगे, रहेगा वो ईरान में, बेशक हम उसको कम उसका एनरिच करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहें तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या सेंटर है, उसके नुमाइंदे आ सकते हैं ईरान में, और वो देख सकते हैं हमारे न्यूक्लियर साइट पर कि हमारे यूरेनियम का एनरिचमेंट कितना है, बिलो 60 है कि नहीं है। हम उसकी इजाज़त देते हैं, वो आएँ और वो देखें, उसमें दुनिया भर के जो मेंबर शामिल हैं। लेकिन हम यूरेनियम को ईरान के बाहर नहीं ले जाने देंगे। बदले में जो ईरान के इस ऑफ़र पर अमेरिका ने एक ऑफ़र दिया 26 फरवरी की उसी मीटिंग में, उसमें ये ऑफ़र दिया गया कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहेंगे कि ईरान यूरेनियम रखे, वो भी 60% तक शुद्ध यूरेनियम। आप ये सारे यूरेनियम हवाले कर दो, या तो इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च उसको ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर हम लोग इसको जब्त करेंगे। हाँ, बदले में हम आपको लो यूरेनियम हमेशा के लिए फ्री देंगे। वो यूरेनियम इस क्वालिटी का होगा कि आपका बिजली बनाने का काम या मेडिकल फील्ड का काम आसानी से आप कर सकते हो। तो जो हाईली इनरिच यूरेनियम है वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा या डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और बदले में हम आपको देंगे यूरेनियम जो आपके बिजली की ज़रूरत पूरी करेगी।
लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इसके लिए तैयार नहीं हुए। फिर ये तय हुआ कि ठीक है, अगले राउंड की बातचीत में इस पर और बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगले राउंड की बातचीत होती, 48 घंटे के बाद ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया था। तो अब अमेरिका उसी यूरेनियम को, जो उस मीटिंग में बात हुई, ईरान ने कहा हम इसे बाहर ले जाने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। अब अमेरिका ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन चलाने की सोच रहा है, ताकि उस यूरेनियम को जब्त कर अपने साथ ले जाए। मतलब एक दूसरे देश की सरजमीन पर प्लेन जाएगा, उसके अलावा सैनिक उतरेंगे, ढूंढेंगे, घंटों लगाएंगे, फिर एहतियात भी बरतना है क्योंकि यूरेनियम में कुछ हो गया तो रिएक्शन, रेडिएशन। अब ये ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल होगा पता नहीं। वैसे ईरान में कुल मिलाकर 9 ऐसे न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पर यूरेनियम एनरिच होता है, जहाँ पर उसे शुद्ध किया जाता है। उनमें एक है नतांज। नतांज ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर है और ये इस्फहान के स्टेट में, वहाँ का इस्फहान जो स्टेट है, और यही वो नतांज न्यूक्लियर प्लांट है जहाँ पर यूरेनियम को शुद्ध करने वाला ईरान का सबसे बड़ा परमाणु सेंटर है। मतलब नतांज ज़मीन के अंदर बंकरों में बनाया गया है इसको, और इस पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। दूसरा जो ईरान का परमाणु सेंटर है, न्यूक्लियर साइट, वो है फोर्डो में। फोर्डो ये पूरा एक पहाड़ी इलाका है और कहते हैं कि यहाँ पहाड़ी को काट कर उसके बीच में ईरान ने अपना एक न्यूक्लियर साइट बनाया ताकि इजराइल की बमबारी या अमरीकी हमले से इसको कोई नुकसान ना हो। पहाड़ियों को काट कर उसके नीचे बंकर टाइप जगहों पर। तीसरा है इस्फहान, जहाँ पर ये कहते हैं कि इस वक्त ईरान के कुल यूरेनियम का 50% यानी 220 केजी रखा हुआ, और ये इत्तेफाक से ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है इस्फहान। और यहाँ यूरेनियम को प्योरीफाई करने के अलावा यूरेनियम मेटल बनाने का भी काम होता है। उसकी मशीनें बनती हैं जो परमाणु बम को कोर को बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटर है और इसी इस्फहान की उस गुफा में अमेरिका को ये बड़ा ऑपरेशन चलाने जो है, एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ही है, बल्कि सबसे बड़ा यही है। चौथा परमाणु जो सेंटर है ईरान का, वो है खोंदाब में। ईरान के पास एक छोटा वाटर रिसर्च सेंटर है और रिएक्टर है और खोंदाब के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर एक मतलब बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेंटर है यूरेनियम के लिए भी। पांचवा इनका है तेहरान रिसर्च सेंटर। तेहरान रिसर्च सेंटर असल में कायदे से देखा जाए तो यहाँ मेडिकल और बाकी चीज़ों के लिए जो है उसके लिए यहाँ पर रिसर्च करते हैं, जिसमें बीमारियों में कैसे आप परमाणु या एटॉमिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा है बुशेहर में। बुशेहर में ईरान का इकलौता ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है जिसका इस्तेमाल कायदे से बिजली बनाने के लिए किया जाता है। सातवां इनका है करज में। ईरान के हिसाब से इस सेंटर का इस्तेमाल जो है, जो उन्होंने एटॉमिक सेंटर बना रखा है, ये खेती बाड़ी और मेडिकल के लिए है, तो वहाँ पर ही है। आठवां है रगहंद में। रगहंद ईरान का वो इलाका है जहाँ यूरेनियम के खदान भी होने की बात की जाती है। खदान से कई बार यहाँ यूरेनियम निकला है और कुछ कम क्वालिटी के, लो क्वालिटी के यूरेनियम 2013 में यहाँ से मिले भी थे। नौवां इनका है पार्चिन में। पार्चिन ईरान का एक सैन्य अड्डा भी है और यहाँ पर ईरान मिसाइलें भी बनाता है। तो ये 9 सेंटर हैं, लेकिन फ़िलहाल इन 9 में से 3 ऐसे सेंटर हैं जिनको अमेरिका ने चुना है और जहाँ से उसे यूरेनियम को कब्जे में लेना है और ये ऑपरेशन चलाना है। अब ये कैसे होगा, कब होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन ये थी पूरी रिपोर्ट। तो आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।